हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई टीचिंग सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। चलिए, जैसा कि हम लोगों ने सीटेट का एक मैराथन स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था जो प्रीवियस ईयर में आए हुए। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो पेपर है हम आप लोगों के सामने ये दिसंबर 2018 का पेपर है जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। चलिए, इससे सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है 61 नंबर का जो क्वेश्चन है कह रहा है द लॉन्गेस्ट स्नैक्स फाउंड इन द वर्ल्ड आर। ये पूछ रहा है कि संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबा सर्प का नाम बताना है। क्या इसमें वाइपर है, क्या एनाकोंडा है, क्या बोआस है, क्या रेटिकुलेट पाइथन है। चलिए आंसर करिए, इसमें क्या है? पाइथन है, क्या एनाकोंडा है, क्या बोआ है, क्या जालीदार अजगर या पाइथन है। चलिए बताइए। देखिए, इसमें जो संसार का सबसे बड़ा जो स्नैक्स है वो क्या है? पाइथन, अजगर को बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? जालीदार अजगर या रेटिकुलेटेड पाइथन बोला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, इसे पूछा है विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि जो योग किया जाता है ये क्यों किया जाता है? क्या यह एक आसान व्यायाम है? योग क्या हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये आसान व्यायाम होता है, या लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, या भूख को बढ़ाता है, या खुशियां लाता है? हम जो व्यायाम करते हैं वो क्यों करते हैं? चलिए आंसर करिए। क्या यह आसान व्यायाम होता है इसलिए हम व्यायाम करते हैं, कि हमारे शरीर को करता स्वस्थ रखता है, कि भूख बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? व्यायाम करते हैं, कि खुशियां लाने के लिए हम व्यायाम करते हैं? चलिए आंसर करिए, कौन सा हो जाएगा? देखिए, हम लोग योगा करते हैं, ये क्या होता है? हमारे स्वास्थ्य को क्या कर रखता है? ठीक रखता है। हम लोग जो व्यायाम करते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर के क्या होगा? स्वस्थ रखेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? योग करते हैं। चलिए एक आंसर इसमें बताइए, ये जो योग दिवस होता है ये किस डेट को मनाया जाता है? योग दिवस विश्व भर में जो मनाया जाता है, वर्ल्ड में जो योग दिवस मनाया जाता है किस डेट को मनाया जाता है? चलिए आंसर करिए। चलिए हम बता देते हैं 21 जून को। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर, द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज डिस्कवर्ड बाय। इसमें पूछा गया है जो चेचक है, जो हमारे स्मॉल पॉक्स होता है, इसका आविष्कार या इसको डिस्कवर कौन किया है? इसमें हमारा आंसर है, क्या रोनाल्ड रॉस ने किया, क्या रॉबर्ट कोच ने किया, क्या एडवर्ड जेनर ने, क्या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? चलिए आंसर करिए। चलिए बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए 30 इरेज करना पड़ेगा यार। चलिए आगे बताइए। तो 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। चलिए बताइए, चेचक के टीकाकरण का आविष्कार के द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया? क्या रोनाल्ड रॉस के लिए, क्या रॉबर्ट कोच, क्या एडवर्ड जेनर, क्या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? चलिए आंसर करिए। चलिए थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। जो रोनाल्ड रॉस हैं ये किससे रिलेटेड हैं? ये हमारा जो मलेरिया होता है ये इससे रिलेटेड है। इन्होंने देखिए सबसे पहले जो रोनाल्ड रॉस हैं ये किया क्या? इन्होंने जो ये देखिए सबसे पहले ये इंडियन आर्मी के क्या थे? डॉक्टर थे। इंडियन आर्मी के डॉक्टर थे। ठीक है, कौन? रोनाल्ड रॉस। और ये सबसे पहले जो मॉस्किटो में जो कॉज करता है मलेरिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम बोलते हैं। प्लाज्मोडियम का जो हमारा इसका स्टेज होता है, इसमें एक ऊसाइट होता है। ये रोनाल्ड रॉस जो थे उन्होंने देखा कि जो हमारा फीमेल मॉस्किटो मादा एनाफ्लीज जो थी
उनमें उन्होंने क्या किया, ये जो प्लाज्मोडियम था, प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, जो क्या होता है, एक प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, और इसके क्या होता है, मलेरिया होता है। लेकिन रोनाल्ड रास ने क्या किया, ये देखे कि जो मलेरिया होता है ये फीमेल एनाफ्लीज में ये मलेरिया का एक स्टेज जिसको हम लोग उस साइड बोलते हैं वो दिखा, और तब इन्होंने बताया कि जो मलेरिया होता है उसका कहीं ना कहीं संबंध किससे है, फीमेल मादा एनाफ्लीज से है या फीमेल मॉस्किटो से है। चलिए आगे बढ़िए। ये देखिए, ये तो हो गया, ये हमारा क्या चेचक से नहीं रिलेटेड है। रॉबर्ट कोच, इन्होंने कोच पार्चुलेट्स जो दिया था, इन्होंने देखिए टीबी की, जो टीबी होता है ट्यूबरकुलोसिस होता है, इन्होंने बताया जो टीबी होता है ये किसके द्वारा होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए ये एडवर्ड जेनर जो है इन्होंने क्या किया था, स्मॉल पॉक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये छोटी माता बोलते हैं, या चेचक क्या होता है, चेचक, इसको हम लोग क्या हिंदी में चेचक बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स क्यों डिस्कवर किया था, एडवर्ड जेनर। और अगले देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात कर लेते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे इन्होंने क्या किया था, पेनिसिलिन की खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी। किसमें, पेनिसिलियम नोटेटम में, किसमें, पेनिसिलियम नोटेटम, जो एक क्या होता है, फंजाई होता है। क्या होता है, फंजाई होता है। पेनिसिलियम नोटेटम में कौन देखा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 64 की तरफ बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। Which of the following is used as preservative, हम इसमें से किसको प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं, क्या कॉपर सल्फेट को करते हैं, क्या सोडियम बेंजोएट को करते हैं, क्या अमोनियम सल्फेट को करते हैं, क्या सोडियम क्लोराइड को करते हैं। चलिए आंसर करिए, कौन सा हो जाएगा, कॉपर सल्फेट, सोडियम बेंजोएट, अमोनियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। चलिए आंसर करिए। देखिए इसमें जो हम लोग देखिए प्रिजर्वेशन मतलब देखिए यहाँ देखिए परिरक्षक, परिरक्षक के रूप में हम लोग देखिए जब अचार बनाते हैं, कोई चीज हम घर में बनाते हैं तो उसमें देखिए कुछ ऐसा चीज डाल देते हैं ताकि हमारा क्या हो, वो सड़े नहीं। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं यूज, सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट का। और उसके साथ साथ हम लोग एक और कंपाउंड का यूज करते हैं, सोडियम मेटा बाइसल्फेट का। किसका, सोडियम मेटा बाइसल्फेट। किसका, एक तो हम क्या करते हैं सोडियम बेंजोएट और उसके साथ साथ सोडियम मेटा बाइसल्फेट को भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसमें, हम प्रिजर्वेटिव के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा आंसर हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। कौन सा हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। चलिए हमारा 65 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईस्ट इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ। हम ईस्ट का जो यूज करते हैं किसके लिए करते हैं, क्या हम एल्कोहल बनाने के लिए करते हैं, क्या कर्ड दही बनाने के लिए, क्या शुगर बनाने के लिए, या कॉमन साल्ट बनाने के लिए, किसके लिए यूज करते हैं। चलिए आंसर करिए। ईस्ट देखिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्रोमा। ये देखिए ये जो ईस्ट होता है ये क्या होता है, हमारा फंजाई होता है। क्या होता है, फंजाई। तो इसको हम लोग देखिए ईस्ट में देखिए इसमें यहाँ जो फर्मेंट वो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, बडिंग होता है। किसके द्वारा, बडिंग के द्वारा। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और देखिए ईस्ट को हम लोग इसका जो साइंटिफिक नेम है वो सेक्रोमाइसिस सेरिविसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्रोमाइसिस सेरिविसी। हम लोग इसको देखिए कि कई नाम से जानते हैं। एक तो हम लोग बेकर ईस्ट बोलते हैं, बेकर ईस्ट भी बोला जाता है। एक ब्रेवर ईस्ट बोला जाता है, ब्रेवर ईस्ट भी बोला जाता है। किसको, एक बडिंग ईस्ट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बडिंग ईस्ट भी बोल देते हैं। किसको,
ये जो ईस्ट होता है, जो सैक्रोमाइसिस सेरीवेसी होता है, तो ये जो ब्रेवर ईस्ट होता है, ब्रेवर मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल बनाते हैं, बियर बनाते हैं, ये सब किसके द्वारा बनाते हैं, फर्मेंटेशन के द्वारा। ये क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है, क्या करता है, फर्मेंटेशन के द्वारा क्या करता है, एल्कोहल बनाता है। कौन, ये सैक्रोमाइसिस सेरीवेसी या ईस्ट जो होता है, ये फर्मेंटेशन के द्वारा क्या करता है, ये देखिए फर्मेंटेशन जब करता है तो ये इसके साथ क्या करता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। देखिए सब समझिए, जो एल्कोहल बनाते हैं या बियर बनाते हैं, ये कैसे बनता है, इसमें बनाने के लिए हम किसको यूज करते हैं, ईस्ट को। ईस्ट का क्या नाम है, सैक्रोमाइसिस सेरीवेसी। इसको हम और नाम से जानते हैं, हम लोग ब्रेकर ईस्ट बनाते हैं, जो हम लोग ब्रेड बनाते हैं वहां भी क्या करते हैं, इसी का यूज करते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरीवेसी ईस्ट का। ब्रेवर मतलब हम जो पेय बनाया जाता है या जो हम लोग बियर बनाते हैं या एल्कोहल बनाते हैं, वहां भी हम लोग क्या करते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरीवेसी का यूज करते हैं। या इसको हम लोग बडिंग ईस्ट भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है बड के द्वारा होता है। ये सारे प्रोसेस होते हैं। उसमें होता क्या है, जो ये होता है ये फर्मेंटेशन करता है, एनरोबिक रिस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन के द्वारा क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है, और करके क्या करता है, ये हम क्या करते हैं, एल्कोहल या बियर उगर को बना लेते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, ईस्ट के द्वारा या सैक्रोमाइसिस सेरीवेसी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंसर समझ में आ गया, चलिए कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, एल्कोहल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया रिलेट करता है किससे, एटीपी से, किससे, एटीपी से। ऐसे ही राइबोसोम जो किससे रिलेट करेगा, क्या कार्बोहाइड्रेट से करेगा, क्या फैट से करेगा, क्या प्रोटीन से करेगा, क्या विटामिन से। चलिए आंसर करिए, किससे करेगा, चलिए आंसर करिए। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके हमको क्या करता है, एटीपी देता है। ऐसे जो राइबोसोम, जहां जहां राइबोसोम पाया जाएगा, राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन बनाता है, क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। कौन, राइबोसोम। राइबोसोम किसका फॉर्मेशन करता है, जहां जहां प्रोटीन, जहां जहां राइबोसोम होगा वहां क्या होगा, प्रोटीन बनेगा। जैसे हमारे न्यूक्लियस में क्या होता है, देखिए न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बनता है, बनने के बाद वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हुए क्या करता है, साइटोप्लाज्म में आता है। तो ये जहां जहां राइबोसोम होगा वहां वहां क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, क्योंकि यहाँ क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन क्या करता है, ये एटीपी बनाता है, ऐसे ही राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 66 हो गया, 67 की तरफ। देखिए 67 का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 66 हो गया, चलिए देखते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, क्या कह रहा है, एक सरल लोलक है जिसका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी दिया है कितना, 2 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी दिया है 2 हर्ट्ज। ठीक है, 2 हर्ट्ज दिया है। उसके साथ क्या रहा है, तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगा, ऑसिलेशन पूछा है। क्या होता है, ऑसिलेशन, कितने दोलन को पूरा करेगा, ऑसिलेशन कितना पूरा करेगा। तो ये टी बराबर कितना दे दिया है, टी बराबर क्या है, 16 सेकंड दे दिया गया है, 16 सेकंड दिया है। ठीक है, तो ऑसिलेशन का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, देखिए O बराबर एफ इंटू टी होता है। तो हमको ऑसिलेशन निकालना है, कितना दिया है, कितना फ्रीक्वेंसी कितना दिया, 2 हर्ट्ज दिया है, टाइम कितना दिया है, 16 सेकंड दिया। तो क्या हो जाएगा, 32 ऑसिलेशन को कंप्लीट करेगा। क्या होगा, 32 ऑसिलेशन को कंप्लीट करेगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
68 वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स बर्न इन केप्ट इन एयर, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु वायु में रखने पर जल उठती है। किसको हम लोग क्या करते हैं, कौन सा ऐसा धातु है जिसको हम लोग क्या करते हैं, वो वायु के संपर्क में आने पे क्या होता है, जल जाता है। कौन सा होगा, चलिए आंसर करिए। क्या वो सोडियम है, क्या मैग्नीशियम है, क्या जस्ता है, क्या एल्युमिनियम है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम को क्या करते हैं हम लोग कैरोसिन में क्या करते हैं, कैरोसिन में क्या करते हैं, सोडियम को रखते हैं ताकि उसमें क्या हो, वायु के संपर्क में नहीं आए। वायु के संपर्क में नहीं आता है, वायु के संपर्क में ये क्या होता है, सबसे पहली बात तो धातु होती है सोडियम, और ये वायु के संपर्क में आने पे क्या होता है, ये रिएक्शन करता है और क्या होता है, जलने लगता है। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, सोडियम क्या करते हैं, कैरोसिन में रखते हैं। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, कैरोसिन। 61 का कौन सा हो जाएगा, कैरोसिन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69 क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए जो होता है सोडियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये जब जल के संपर्क में आता है क्या होता है, दूध या कलर या दूध की तरह दिखने लगता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। अब देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, ये यूज कहां हम लोग करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस रूप में करते हैं। देखिए हम लोग जब भोजन करते हैं तो ये क्या होता है, हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है, एसिडिटी को कम कर देता है। क्या करता है, अगर हाई एसिडिटी है तो ये क्या करता है, एसिडिटी को कम कर देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एंट एसिड के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या करते हैं, एंट एसिड के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, एंट एसिड के रूप में यूज करते हैं। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 70 की तरफ। Which one of the following गैस बर्न विथ पॉप साउंड, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो क्या होता है, जो पॉप ध्वनि के साथ जलता है, पॉप ध्वनि के साथ जलता है। इसमें से क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन सा ऐसा गैस है जो क्या करता है, पॉप की आवाज निकालता है जलने पर। क्या वो ऑक्सीजन है, क्या हाइड्रोजन है, क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या सल्फर डाइऑक्साइड है। चलिए आंसर करिए। देखिए जब हाइड्रोजन को हम जलाते हैं, हाइड्रोजन गैस को हम जलाएंगे, मान लीजिए परख नली में हाइड्रोजन गैस ले लिए, अगर यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ से गैस निकलेगा, हाइड्रोजन जब निकलेगा तो क्या होगा, अगर जलाएंगे तो क्या होगा, पॉप की आवाज निकलेगी। तो ये कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन तो होगा नहीं, हाइड्रोजन होगा, जो क्या करेगा, वो क्या करेगा, पॉप का आवाज साउंड के साथ जलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 71, which one of the following is आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें क्या पूछा है, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सब ये सब पढ़ा चुके हैं आप लोग। निम्नलिखित में से असंपर्क बल का उदाहरण बताना है। क्या गुरुत्वाकर्षण बल होगा, क्या पेशी बल होगा, क्या चुंबकीय बल होगा, क्या 1 और 2 दोनों होंगे। चलिए इसमें से कौन होगा, 1 और 2 तो नहीं होगा। देखिए नॉन कांटेक्ट में हम देखिए तीन बल बताए थे। एक तो हम ग्रेविटेशनल बताए थे, एक कौन सा बताए थे, एक मैग्नेटिक बताए थे, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताए थे। ठीक, ग्रेविटेशनल बताए थे, मैग्नेटिक बताए थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये 3 बताया गया था। कौन सा होता है, जो नॉन कांटेक्ट होता है। तो हमारा ये भी हो जाएगा, ये तो पेशी वाला क्या होगा, ये कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा, ये चुंबकीय वाला भी हो जाएगा। तो इसमें से क्या होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। यहाँ 3 होना चाहिए। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय होगा, तो हम इसको चौथे को लगाएंगे। इसमें यहाँ पे 2 नहीं होगा, 3 होगा आंसर। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। यहाँ पे 3 होगा। हमारा कौन कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायबिटीज के बारे में बोल रहा है। चलिए बोल रहा है कि डायबिटीज इज ए कंट्रोल्ड बाय, डायबिटीज किस हार्मोन द्वारा हम क्या करते हैं, डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं। देखिए डायबिटीज जो होता है
ये किस हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है। यहाँ पे डायबिटीज को समझने से पहले हम समझेंगे डायबिटीज जो कंट्रोल होता है, डायबिटीज में होता क्या है। समझिए, डायबिटीज में होता क्या है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए डायबिटीज जो होता है, ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और डायबिटीज में हम क्या करते हैं, इंसुलिन। देखिए हमारे शरीर में पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज जो होता है, पेनक्रियाज में एक पेनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एक स्थान पाया जाता है, जिसमें देख अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल पाई जाती है। जो वहां पे बीटा सेल होता है, जो बीटा सेल होता है वो इंसुलिन निकालता है। क्या करता है, इंसुलिन का स्रावण करता है। कौन, पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल होता है वो इंसुलिन का स्रावण करता है। और इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन करता क्या है, हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। किसमें, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर। कौन, इंसुलिन। इंसुलिन करता क्या है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन। जब कभी पैनक्रियाज के बीटा सेल में कोई प्रॉब्लम आता है, वो इंसुलिन का स्रावण नहीं कर पाता है, तो वो क्या होता है, जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करना चाहिए था ग्लाइकोजन में, वही ग्लूकोज क्या होगा, कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो हमारे ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। अब जब जिसको डायबिटीज होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाते हैं। ठीक है, इंसुलिन का क्या होता है, इंजेक्शन लगवाते हैं, ताकि उसमें इंसुलिन जाएगा तो क्या करेगा, ग्लूकोज जो होता है उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा तो ब्लड में क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी। इसके अगेंस्ट क्या होता है, ग्लाइकोजन, ठीक है, थोड़ा सा समझिए यहां पे। देखिए इसके अगेंस्ट ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे शरीर में क्या होगा, जो ग्लूकोज की मात्रा है हमारे ब्लड में वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो मधुमेह में क्या होता है, इंसुलिन को नियंत्रित करता है। मधुमेह में क्या होता है, इंसुलिन को नियंत्रित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। इसमें से कौन सा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है, इसमें नॉट पूछा है। या केरोसिन, सीएनजी, पैराफिन, वैक्स। देखिए हम लोग पेट्रोलियम जो क्लास 6 में पढ़े थे वहां पे क्या पढ़े थे, मिट्टी का तेल भी होता है, पैराफिन, मोम भी होता है, जो वैक्स होता है, और विटामिन भी होता है। जबकि सीएनजी क्या होता है, ये नेचुरल गैस है। ठीक है, ये सीएनजी क्या होता है, ये मीथेन वाला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेड डाटा बुक से रिलेटेड है। तो रेड डाटा बुक से रिलेटेड है, चलिए पढ़िए क्या कह रहा है। रेड डाटा बुक कंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ। रेड डाटा बुक में हम किसका रिकॉर्ड रखते हैं, रेड डाटा बुक में क्या करते हैं, किसका रिकॉर्ड रखते हैं, क्या संकटापन्न प्रजातियों का रखते हैं, क्या विलुप्त प्रजातियों का रखते हैं, क्या वनस्पतियों का रखते हैं, क्या पशु वर्ग का रखते हैं। किसका हम रेड डाटा बुक में क्या करते हैं, किसका रखते हैं, हिसाब किताब किसका रखा जाता है, रेड डाटा बुक। जो देखिए जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो समाप्त होने वाली स्पीसीज हैं, जो खतरे में है स्पीसीज या संकटापन, जो विलुप्त हो चुके हैं उसको नहीं रखा जाता। किसको रखा जाता है, जो संकटापन या जो क्या है खतरे में है उनको क्या होता है, रेड डाटा बुक में हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए क्या है, which are the sole of the shoes created। देखिए इसमें क्या है, जूता का जो सोल होता है वो असमतल क्यों रखा जाता है। जो जूते का सोल होता है या टायर का, हमारे साइकिल का टायर होता है या 4 व्हीलर का जो टायर होता है, इन सब का जो टायर है वो देखिए
खुरदुरा होता है। क्यों खुरदुरा क्यों होता है? ऐसे ही दिया गया है कि जूते का जो सोल होता है वो असमतल क्यों रखा जाता है, क्यों वो असमतल होता है? जूते को मजबूती देने के लिए, जड़त्व बढ़ाने के लिए, जड़त्व घटाने के लिए, जड़त्व बढ़ाने के लिए, जूते का जीवन बढ़ाने के लिए। क्यों ऐसा किया जाता है कि जूता जो होता है खुरदुरा, देखिए उसको नीचे क्या होता है, जो सोल होता है वो खुरदुरा होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? कोई चीज खुरदुरा होगा तो क्या होगा, उसका फ्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या होगा? फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, ताकि वो क्या कर सके, जो फर्श हो उससे क्या करते, अच्छे से कांटेक्ट कर सके। फ्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, खुरदुरा होगा तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारिका टोल्स डिस्टिल्ड, इसमें क्या कह रहा है, सारिका ने आसूत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की वह विद्युत का कुचालक है। वो क्या कर रही है, ये पता, वो पहले सबसे पहले क्या कर रहा है, वो आसूत जल ली है और वो ये पता करना चाहती है कि जो हमारा ये आसूत जल है ये क्या है, विद्युत का कुचालक है या नहीं, उससे क्या प्राप्त होने की संभावना है। वो क्या करने चाहती है, जो जल ली है वो कुचालक है कि नहीं है। कैसा जल ली है, आसूत जल ली है। आसूत जल होगी उसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगर आसूत जल है तो उसमें आयंस नहीं होंगे। जब आयंस नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक होगा या हमारा जो विद्युत होगा वो क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा। अगर उसमें आयंस नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन जब नहीं होंगे तो क्या होगा, उसमें विद्युत का फ्लो नहीं होगा। तो वो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे वो एक तो विद्युत रोधी हो सकता है और एक वो क्या होता है, विद्युत कमजोर चालक हो सकता है। विद्युत रोधी का मतलब उसमें क्या होगा, उसमें विद्युत बिल्कुल तरह से नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, अगर जल है तो उसमें क्या हो सकता है, हल्का फुल्का आयंस रहेंगे, जिसमें कंटामिनेशन आ जाएंगे तो क्या होगा, वो विद्युत का चालक हो जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, बहुत कमजोर होगा। क्या होगा, कमजोर होगा। ये अगर आसूत जल है तो उसमें क्या होगा, कंडक्टिविटी भी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, बहुत पुअर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसने क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए पढ़िए, पहला क्या बोल रहा है, किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा होनी चाहिए। क्या कहीं पे क्या होता है, विद्युत फ्लो हो रहा है तो क्या होना चाहिए, विद्युत धारा कम होना चाहिए। विद्युत धारा की से सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा अधिक होना चाहिए। या सभी भवनों में विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। यदि विद्युत परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर यह उड़ जाती है। चलिए इसको आंसर करिए। देखिए चौथे का कहने का मतलब है तो हम जो फ्यूज लगाते हैं, जो फ्यूज लगाया जाता है, फ्यूज लगाएंगे तो उसमें अगर क्या होगा, जो उसमें सुरक्षित सीमा है उससे अगर अधिक करंट होगा तो फ्यूज उड़ जाएगी। ये बात तो सही है, हमको क्या करना है, गलत बताना है। तो भवन में क्या होता है, जो भवन बनाया जाता है वहां पर हम फ्यूज लगाते हैं, ये बात भी सही है। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा होना चाहिए। कहीं पे विद्युत फ्लो हो रहा है तो न्यूनतम नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। तो ये हमारा न्यूनतम यहाँ दिया, ये हमारा क्या हो, गलत हो जाएगा। तो यही सही हो जाएगा, हमारा गलत पूछा, गलत का साथी कौन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 78 की तरफ बढ़ते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज मोस्टली लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय ए साइक्लोन, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस स्थान की चक्रवात में सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। अगर कहीं क्या हो, जहां पर चक्रवात आया है, इसमें से ऑप्शन जो दिया है इसमें से पूछ रहा है कि किस जगह पे चक्रवात आएगा तो क्या होगा, सबसे अधिक प्रभाव, सबसे ज्यादा नुकसान होगा, किस जगह पे। क्या वो पोरबंदर है, क्या पुरी है, क्या मुंबई है, क्या गोवा है, ये सब क्या है, समुद्र तट के समीप वाले हैं। लेकिन अगर चक्रवात आता है सबसे ज्यादा, देखिए ये पढ़ाया गया है, ठीक है। पुरी में क्या होता है, सबसे ज्यादा नुकसान होगा, कहां पे, पुरी में। सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित कौन होगा, पुरी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द चेंज इन सीजन on the earth because
ये देखिए ये भी पढ़ाए थे क्लास 6 का भी, ये है सेम टू सेम, क्या लाइन टू लाइन पूछता है एनसीईआरटी से। चलिए आंसर करिए, क्या होता है पृथ्वी पर जो ऋतुएं बदलती हैं क्यों बदलती हैं, इसको बताना है क्यों ऋतुएं बदलती हैं। क्या पृथ्वी का घूर्णन अक्ष उसकी अक्ष कक्षा के तल में लंबवत होता है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्ष के तल के सापेक्ष झुका हुआ होता है, पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी नियत नहीं है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर समानांतर है। ऐसा क्यों होता है कि जो पृथ्वी की ऋतुएं बदलती रहती हैं, क्यों होता है? ये बताया गया था कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, थोड़ा सा झुका हुआ है, टिल्ट है। क्या है ये पृथ्वी, क्या है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष क्या होता है, झुका हुआ है, क्या है, टिल्ट है। ये वर्ड हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं। क्या जो होता है, क्यों होता है, सीजन क्यों बदलता है, क्योंकि क्या होता है हमारा पृथ्वी क्या है, थोड़ा सा क्या होता है, झुका हुआ है, अपने अक्ष से क्या है, झुका हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन है, दो स्तंभ है, इसको मिलान करना है, कॉलम ए और कॉलम बी को क्या करना है, मिलान करना है। चलिए कॉलम ए और कॉलम बी को मिलान करते हैं। कैनोपी, कैनोपी किसको बोला जाता है? देखिए कैनोपी जहां पे पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े होते हैं तो वो ऐसे कुछ इस प्रकार का संरचना बना लेते हैं। देखिए जैसे हो गया ये एक प्लांट हो गया, एक प्लांट ये हो गया है, कुछ इस प्रकार से प्लांट लगे होते हैं ताकि जो सूर्य की लाइट हो प्रॉपर प्लांट में क्या हो, हर पत्ती तक पहुंचे। तो वो प्लांट क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार का संरचना बना लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं। तो चलो इसको मिलान करते हैं। कैनोपी किसको बोलता है, ब्रांचेज ऑफ टाल प्लांट, जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं उनके ब्रांचेज क्या कैनोपी बनाते हैं। डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर क्या करते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे सड़े गले पदार्थ उनको क्या करते हैं, उनका डिकम्पोज करते हैं। तो वो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ह्यूमस कौन होता है, ह्यूमस जो ऐसे ही मिट्टी के ऊपर क्या होता है, पेड़ जो पत्तियां गिरी होती है या कोई चीज सड़ रहा होता है तो वो क्या होता है, वो सड़ने के बाद ह्यूमस बनाता है। तो क्या हो जाएगा, डेड प्लांट एंड एनिमल्स हो जाएंगे। और ये क्या बोल रहा है, शाही, ये शाही क्या होता है, एक जंगली क्या होता है, एनिमल्स होता है, वाइल्ड एनिमल्स है। चलिए इसका अब मिलान करिए, पहले का चौथा हो जाएगा, पहले का चौथा इन दोनों में है। चलिए डिकम्पोजर हो जाएगा, दूसरा तीसरा हो जाएगा, डिकम्पोजर तीसरा हो जाएगा, ये तीसरा पहला तीसरा, और ह्यूमस हो जाएगा पहला। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ह्यूमस तीसरा, सी का कौन सा हो जाएगा, ह्यूमस का क्या हो गया, पहला हो जाएगा। ह्यूमस का ए का चौथा हो जाएगा। ए का चौथा किसमें दिया है, कैनोपी ए का चौथा, ए का चौथा किसी में नहीं दिया है। चलिए ऐसे मिलान कर लीजिए, ये ऑप्शन गलत है लगे हैं, ठीक है। पहले का पहला दे दिया है, कैनोपी डेड एंड प्लांट नहीं, ये ए होगा। ये इसको मिलान कर लीजिए, पहले का कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ठीक है, मिलान कर लीजिएगा, ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अच्छा यहां पे है, ये वाला चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ये इसका आंसर यहाँ पे है, ये चौथा ऑप्शन सही होगा। देखिए चौथा, पहले का क्या था, चौथा दिया था, तीसरा दिया था, पहला दिया था, ये दिया था, ये पहले, ये कौन सा, ये चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। व्हाई इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये क्या है, शिक्षण शास्त्र है। देखिए 20 क्वेश्चन क्या था, ये कंटेंट से आया था, 10 क्वेश्चन क्या होगा, हमारा पेडागॉजी से आएगा, ठीक है। यहाँ क्या पूछ रहा है, विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। रचनात्मक आकलन क्या होता है, रचनात्मक आकलन पूरे सेशन के दौरान होता है, जैसे क्लास चल रहा है
और उसमें हम क्या करते हैं, बच्चे से हमेशा क्या करते हैं, कुछ कुछ समय पे क्या करते हैं, उससे पूछते रहते हैं कि ये जो अध्ययन अध्यापन चल रहा है क्या वो ठीक चल रहा है, क्या बच्चा उसमें क्या कर रहा है, सीख पा रहा है कि नहीं पा रहा है। तो इसका आंसर क्या है, रचनात्मक आकलन के बारे में बताना है। चलिए पढ़ते हैं। यह लेना आसान है, क्या हम तो रचनात्मक आकलन क्या करते हैं, इजी है। ये विद्यार्थियों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है। ये निदानात्मक है। यह विज्ञान को अच्छे प्रकार समझने में सहायक है। चलिए आंसर करिए। देखिए जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो हमेशा होता रहता है, तो ये आसान तो होगा नहीं। वो क्या करते पूरे साल भर हर क्लास में पर डे क्या होता है, जितने भी असेसमेंट है सारे असेसमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सरल तो होगा नहीं, आसान तो होगा नहीं। ये क्या होता है, हम बच्चे को ये पता करते रहते हैं। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट इसलिए किया जाता है कि बच्चे में क्या कोई कमी है उसकी पहचान करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, बच्चे से कुछ ना कुछ क्या करते हैं, वार्तालाप करते थे, पूछते रहते, तो उसको हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। तो हम बच्चे का निदान करते हैं, डायग्नोज करते हैं कि बच्चे में कौन सा कमी है और कहाँ पे कौन सी कमी है। उपचार नहीं करते, सिर्फ हम क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं। डायग्नोज करने के बाद तब हम उसका उपचार करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट में उसका डायग्नोज करते हैं, मतलब वो बच्चा सीख रहा है, जो सीखने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। कोई चीज पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने में वो सीख नहीं पा रहा है, तो सीखने में उसको किस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या होता है, यहाँ क्या करता है बच्चा, यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसका निदानात्मक परीक्षण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 83 नंबर। चलिए, विद्यालयों में विज्ञान मेला का आयोजन क्यों किया जाता है। हम जो विज्ञान जो मेला लगाते हैं उसका क्या काम है। हम विद्यालय में विज्ञान मेला जो लगाते हैं, क्या विद्यार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करते हैं। क्या हम मेला इसलिए लगाते हैं कि बच्चा का क्या होता है, वो आगे पढ़ने के लिए होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए नहीं करते हैं। विद्यार्थियों में विज्ञान में सृजन और प्रयोग करने का क्षमता विकास करने के लिए, विद्यार्थियों के उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए नहीं किया जाता है। तो हमारा क्या हो, तीसरा सही हो जाएगा। विद्यार्थियों में जो हमारा मेला लगता है, विज्ञान मेला लगाता है, वो क्यों लगाया जाता है कि विद्यार्थियों में क्या सृजनात्मकता बढ़े, क्या हो, क्रिएटिविटी बढ़ जाए और वो प्रयोग करने में क्या हो, सक्षम हो जाए। वो सबसे पहली बात तो क्या, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ जाए और क्या वो एक्सपेरिमेंट आसानी से कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज ए टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर साइंटिफिक अप्रोच टू टीचिंग। इसमें क्या कह रहा है, एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझेंगे। इसमें क्या कुछ विधाएं दी गई हैं, उसमें से हम विज्ञान की सुविधा के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त आंसर है उसको हमको करना है। ठीक है, विद्यार्थियों कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना। क्या हम विज्ञान की जो विधा होता है, जो हमारे अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट होता है, साइंटिफिक अप्रोच होता है, किस लिए उपयोग करते हैं। क्या अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए, अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग करने के लिए, विद्यार्थियों को परियोजना देने के लिए, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को विद्यार्थियों से कराने के लिए। देखिए ये नीति 2005 क्या कह रहा है हमारा, कि जो बच्चे होते हैं उनसे कोई भी काम कराइए तो उसको क्या कराइए, उसको गतिविधि के माध्यम से कराना चाहिए। क्या कर उसमें उसको क्या करना है, एक्टिविटी में बच्चे को क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। ना कि हम उसको क्या कर कोई कॉन्सेप्ट दे दे या अवधारणा स्पष्ट कर दे, उसके सामने कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको स्पष्ट कर देंगे, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम क्या करें, कोई तकनीक का यूज करके उसको समझा दे, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। परियोजना कोई हम उसको प्रोजेक्ट दे दे, ऐसा भी नहीं करना। हमको क्या करना है, जो कोई काम बच्चा कर रहा है, वैज्ञानिक विधा कुछ भी कर रहा है, तो हम बच्चे को क्या करते हैं, उससे संबंधित जो गतिविधि है उसमें हम बच्चों को क्या करते हैं, शामिल कर लेते हैं। विद्यार्थी क्या करते हैं, शामिल कर लेते हैं।
समझ में आ गई? तो हमारा कौन सा चौथा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनसीएफ से है, देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य है। देखिए ये समझिए पहले, ये एनसीएफ 2005 से है, इसमें क्या कह रहा है, अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका क्या अर्थ है, इसको पहले समझो। क्या कह रहा है, अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य है। कुल मिलाकर के ये कहना चाहता है जो विज्ञान है उसमें हम उसको, विज्ञान से हम क्या करना चाहते हैं कि बच्चा क्या करे, वो अपने जीवन से क्या कर सके, बातों को रिलेट कर सके। हम विज्ञान जो पढ़ते हैं वो क्या करे कि वो क्या करे, अपने जीवन के लिए क्या हो, सफल हो, सत्य हो। चलिए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, विज्ञान बालक के कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करता है। क्या हम इसलिए साइंस पढ़ते हैं कि साइंस पढ़ने के बाद जब हम अपने क्लास से निकल करके समाज में पहुंचे तो हम समाज के हिसाब से क्या कर सके, ढल सके, साइंस हमारे समाज में क्या उपयोगी हो, क्या इसलिए पढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है कि हम विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त रखने के लिए हम जो साइंस पढ़ रहे हैं वो हम अपने आप को व्यस्त रखने के लिए करते हैं। विज्ञान बालक के वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सिखाने के लायक बनाती है। क्या जो विज्ञान होता है हम इसलिए पढ़ते हैं कि क्या करें, वो हमें ऐसा बनाए क्या हो, जो ज्ञान अर्जन करने की प्रक्रिया को सिखाने के लायक। क्या हम विज्ञान इसलिए पढ़ते हैं कि जो हम कुछ अर्जन करे हैं उस पर क्या क्या करें, सीख सके। क्या इसलिए हम करते हैं विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायता। क्या विज्ञान हम इसलिए पढ़ते हैं कि वो क्या कर सके, हमारे जीवन को क्या कर सके, आसान कर सके। देखिए हम साइंस इसलिए नहीं पढ़ते क्या कर सके, हमारे जीवन को हम इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि हम, देखिए यहाँ ये चीज पढ़िए, शिक्षा जीवन के प्रति, मतलब वो जीवन से कैसे रिलेट करेगा। हम साइंस इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम क्या करें, हम पढ़ लिख के जब समाज में जाएं तो हम जो साइंस पढ़े उसको समाज में क्या कर सके, एलोबरेट कर सके, उससे कुछ क्या जो सीखे हैं उससे हम क्या कर सके। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विज्ञान क्या करेगा, बालक के को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु क्या करेगा, तैयार करेगा। ना कि हम अर्थपूर्ण ढंग से समझने के लिए करेंगे, ना तो हम ऐसा करेंगे जो प्रक्रियाएं जो हम सीखे हैं उसको अर्जित कर चुके हैं, ऐसा भी कुछ नहीं करेंगे। हम ये भी नहीं करेंगे कि जो सीखे हैं वो क्या करें, जीवन में उसको क्या करें, व्यतीत करें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। इसमें नेगेटिव पूछा है, कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। खुला मस्तिष्क का ब्रेनस्टॉर्मिंग है, अधिक सीखने की उत्सुकता, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, क्या कठिन कार्य। चलिए आंसर करिए, क्या नहीं है, नेगेटिव पूछा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है तो हमको कठिन कार्य नहीं करना चाहिए, हमको खुला ब्रेन, ओपन माइंडेड होना चाहिए और सीखने की उत्सुकता होनी चाहिए। और हमारे पास कोई भी समस्या है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको व्यवहार में क्या करना, उतार लेना चाहिए, समस्या को सॉल्व कर लेना चाहिए। तो हमको कठिन कार्य नहीं करना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, हरी कक्षा 6 के विद्यार्थियों को घूर्णनगत पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छी विधा है। वो क्या कर रहा है, हैरी क्या करना चाहता है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों को घूर्णन के बारे में। तो वो क्या करे कि बच्चे अच्छे से घूर्णन के बारे में सोच सके। क्या चर्चा करके छोड़ देना चाहिए, क्या चर्चा करना चाहिए, क्या उदाहरण देना चाहिए, क्या प्रदर्शन करना चाहिए, क्या गतिविधि आधारित से छेड़ देना चाहिए। बच्चे को क्या करना चाहिए, अगर घूर्णन के बारे में हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो बच्चे को क्या करना चाहिए, घूर्णन के बारे में प्रदर्शन से या चर्चा से या उदाहरण देने से कोई मतलब नहीं। बच्चे को क्या कराए, उसको गतिविधि में शामिल करें, उसको क्या करें, कोई ऐसा गतिविधि दे दे जो घूर्णन होता रहे या वो क्या कर सकते, घूर्णन करके देख ले। तो हम क्या करेंगे, बच्चे को क्या करेंगे, गतिविधि में क्या करेंगे, शामिल कर लेंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
87 निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? विज्ञान अधिगम का उद्देश्य पूछा है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? क्या विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना है, विज्ञान की वस्तुनिष्ठ की जानकारी एकत्रित करना है, क्या अधिगम अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्य की प्राप्ति हो अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने के लिए? बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा? विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका देखिए, हम क्यों विज्ञान पढ़ते हैं? विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका क्या? अध्ययनकर्ता जो है, जो सीख रहा है, उसमें पहली बार ईमानदारी होना चाहिए, अखंडता होना चाहिए, और वो अपने मूल्यों के प्रति क्या हो, सहयोग उसके। ये देखिए, ये भी सही है, लेकिन ये इसमें देखिए आ जा रहा है, वो वस्तुनिष्ठ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्जित कर रहा है, तो ये सारे ये भी क्या इस आंसर में क्या इन्वॉल्व हो जा रहा है। चलिए, ये हमारा तीसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन पढ़िए। देखिए 88 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। क्या कह रहा है? विज्ञान के मूल्यांकन में सतत और समग्र मूल्यांकन का अर्थ। सतत और समग्र मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में पूछा है। अंतिम और रचनात्मक मूल्यांकन है, अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षण है, अधिगम के आकलन है, समस्या गतिविधियां और अभ्यास है, विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन है। चलिए आंसर करिए। 88, क्या ये जो हमारा सतत और कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन होता है, इसका क्या अर्थ है? क्या ये अंतिम और रचनात्मक मूल्यांकन होता है? क्या अंतिम होता है? ये तो फॉर्मेटिव नहीं होता है। ये फॉर्मेटिव में हम देखिए, जो हमारा कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है? समग्र मूल्यांकन होता है। कॉन्टिन्यूअस हमेशा होता रहता है और पूरा मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, उसका फिजिकल, उसका कॉग्निटिव, उसका इमोशनल, सारे हम क्या करते हैं, सारे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा, सभी को हम क्या करते हैं, मूल्यांकन में, इवैल्यूएशन में इन्वॉल्व करते हैं। अंतिम हो ये तो ऐसा कुछ है नहीं। ये आवर्ती का मतलब क्या होता है? कुछ कुछ समय पे। ये क्या होता है? ऐसा भी नहीं होता है, ये कॉन्टिन्यूअस होता है। तो हम क्या करते हैं, अधिगम के आकलन में सामान्य गतिविधियों और अभ्यास क्या करते हैं, शामिल करते हैं। विज्ञान में मूल्यांकन में क्या करते हैं, सभी पहलुओं को भी क्या करते हैं, शामिल करते हैं। लेकिन ये क्या होगा, ये हमारा उपयुक्त आंसर हो जाएगा। गतिविधि देखिए, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव आ जाता है। गतिविधि, जितने भी गतिविधि बच्चा कर रहा है, सबका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। सिर्फ अधिगम के आकलन में समग्र सामान्य गतिविधि भी होगा, कोई भी गतिविधि होगा, उसको क्या करेंगे, बच्चे को इवैल्यूएशन करते समय क्या करेंगे, शामिल करेंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? समस्या समाधान के 7 स्टेप होते हैं, 7 स्टेप के बारे में आपको पता होगा तो आप आसानी से बता लेंगे। स्थिति कला का संकल्पना करना, समाधान का प्रयास करना, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन करना। चलिए आंसर करिए। देखिए इसमें ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। समस्या समाधान का जो 7 स्टेप होते हैं उसमें ऑब्जर्वेशन क्या होता है, नहीं इन्वॉल्व होता है। ऑब्जर्वेशन आप उसमें नहीं देखेंगे। ठीक है, तो हमारा चौथा इस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है? अनुरूपता का मतलब समझिए, एनालॉग। क्या हो गया, एनालॉग। एनालॉग का मतलब होता है अनुरूप, एक दूसरे के क्या बिल्कुल समान हो, क्या हो, अनुरूप। एनालॉग पूछा है, अनुरूप पूछा है। तो समानताओं का चित्रण होता है, अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण, अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना, उपयोग करना। चलिए आंसर करिए, कौन सा हो जाएगा? अनुरूप या एनालॉग का मतलब ही होता है समान या सेम, से समानताओं का चित्रण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? समानताओं का चित्रण। चलिए, तो ये हमारा आज साइंस के सन 2018 जो दिसंबर में जो पेपर हुआ था, उसके आपके सामने उसके जो 30 क्वेश्चन थे सॉल्व किए गए हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ आगे हम क्या कर देंगे,
आगे कल इसके आगे हम सन 2019 के दोनों पेपर जुलाई दिसंबर में और जुलाई में हुआ था, दोनों क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व करेंगे। तो हमारे आगे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और धन्यवाद।